सबसे पहले चलिए आइए भाई हम स्टार्ट करते हैं कि आर्मी के मेडिकल में स्टार्टिंग से एंड तक क्या होता है। तो सबसे पहले हम जय हिंद प्यारे बच्चों। तो काफ़ी समय से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर आर्मी के मेडिकल के लिए कंप्लीट वीडियो बताइए और एक एक पॉइंट के बारे में उसमें बताइए कि आर्मी के मेडिकल में किस तरीके से सारे पॉइंट्स चेक किए जाते हैं और क्या क्या चीज़ें किस तरीके से चेक किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज ये जो वीडियो है इसमें हम आपको कंप्लीट आर्मी का मेडिकल, आर्मी में किस तरीके से मेडिकल होता है, आपका हाइट वेट कंप्लीट मेडिकल जो होता है वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और ये वीडियो आपको इस तरीके से मदद करेगी कि अगर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं आप वो अपने आप चेक कर सकते हैं, या आपको लगता है कि इस तरीके की शिकायत आपको है तो आप उस चीज़ का जो है ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो आज हमारे एक भाई हैं, मैंने काफ़ी सारे भाइयों से पूछा है, आप लोग जो है तैयार नहीं होते हैं मेडिकल के लिए वीडियो बनवाने के लिए, पर एक भाई है जिसने हमारी मदद की और उसने बोला कि ठीक है सर मैं वीडियो बनवा लूँगा, आप मेरा मेडिकल जो है कंप्लीट मेडिकल दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिर्फ ये जानकारी देना चाहते हैं कि आर्मी के मेडिकल में किस तरीके से आपकी पूरी कंप्लीट जांच की जाएगी। तो एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भाइयों, आर्मी के मेडिकल में आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे वगैरह नहीं होते हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। बट हाँ, आर्मी का मेडिकल जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। लास्ट में हम जानेंगे कि प्राइवेट पार्ट्स में क्या क्या चेक होते हैं और एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे भाइयों इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ताकि उनकी मदद हो सके। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग अपना बहुत प्यार हमारे ऊपर दिखाते हैं दोस्तों, बट एक छोटी सी चीज़, जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमारे साथ ये अमन भाई हैं। अमन भाई, आप कहाँ से आए हैं? मैं गोवर्धन से। गोवर्धन, मथुरा से भाई हमारे पास आए हुए हैं और इनका आर्मी के लिए मेडिकल है जो कि आगरा एआरओ के लिए। तो आप जीडी के लिए या क्लर्क के लिए? जीडी ट्रीटमेंट। जीडी ट्रेडमेंस के लिए देख रहे हैं, तो ये जीडी ट्रेडमेन की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने काफ़ी सारे बच्चों से पूछा था आज कि आप आर्मी के मेडिकल की वीडियो बना सकते हैं क्या। तो अमन भाई ने बोला कि सर मैं वीडियो बनवाऊंगा और बच्चों की हेल्प मैं करूंगा कि मेडिकल के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक कमेंट, जो भी ये बच्चा वीडियो देखे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट इस भाई के लिए थैंक यू ज़रूर लिखकर भेजिएगा कमेंट में। और मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई, आपका आपने वो किया। तो सबसे पहले चलिए आइए भाई हम स्टार्ट करते हैं कि आर्मी के मेडिकल में स्टार्टिंग से एंड तक क्या होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं हाइट। इधर आ जाइए एक बार, सुशील भी आप बच्चे की हाइट करके दिखाइए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आर्मी ट्रेड्समैन में जो हाइट चाहिए वो हाइट आपको 170 सेंटीमीटर के लिए चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं इन भाई की जो हाइट है वो 173 प्लस है, 173 से ज़्यादा है। तो हाइट नापने का ये तरीका होता है। दूसरा, जो आपको हाइट में खड़े होना है, कभी भी आप जो हाइट का जो स्टैंड होगा इससे टच नहीं होंगे, इससे दूर रहेंगे और हमेशा अपनी गर्दन ऊपर की तरफ नहीं, ऐसे जस्ट सामने रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये भाई अपनी हाइट कराएगा तो अब आप देख सकते हैं कि जो हाइट पहले 173.3 या 4 आ रही थी, अभी वो हाइट 173.7 तक जा चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टैंड के ऊपर नहीं आना है, स्टैंड से दूर रहना है और अपनी जो गर्दन है वो सीधे रखनी है। जो स्टैंड है हाइट का वो हमेशा आपके सर के ऊपर आना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये स्टैंड और डाउन चले जाएगा। देखिए, जैसे ही आप इसे ऊपर करेंगे तो ये स्टैंड जो है ऊपर आ जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से। ठीक है, तो इन भाई की हाइट जो है वो 173.7 सेंटीमीटर है, जो कि आर्मी ट्रेड्समैन के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। 170 प्लस हाइट जो हमें चाहिए होती है आर्मी ट्रेड्समैन के लिए, आर्मी जीडी के लिए चाहिए होती है। क्लर्क के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट हमें चाहिए होती है। उसके बाद वेट, आप इधर आ जाइए भाई, इसके ऊपर खड़े हो जाइए। नॉर्मली बच्चों आपने देखा होगा कि जो आर्मी की तैयारी जो बच्चे कर रहे होते हैं उनके जो रनिंग की वजह से जो होता है वेट जो है वो काफ़ी डाउन होता है। ठीक है, तो आपका वेट अगर 50 प्लस है तो आप पास हो जाएंगे, बट हाँ, आपका ओवर वेट नहीं होना चाहिए और हाइट के अकॉर्डिंग 170 से नीचे, आपका 50 से डाउन वेट अगर जाएगा तो वो अंडर वेट में आपको आउट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आर्मी जीडी या ट्रेड्समैन की जो देख रहा है बच्चा, उसका वेट 50 प्लस ही रहना चाहिए। आप 50 से ऊपर ही वेट रखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक हाइट वेट का चार्ट जो है वो इस वीडियो में डाल दूंगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग अपना आप वेट मेंटेन रखिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है जो इसमें दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप वेट रखेंगे तो आपको वेट में लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद दूसरा हम आते हैं बीपी के ऊपर। बैठिए दोस्त। बीपी में देखिए बच्चे क्या होता है कि जब आपका बीपी मेजर होता है तो बीपी में नॉर्मली आपका बीपी 140/90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और डाउन में 100/60 से ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए आपका बीपी। अगर पल्स रेट की बात हम करें तो नॉर्मली जो
एयरफोर्स अगर आपका हो गया, जीडी जो आपका हो गया वो 60 बीट्स पर मिनट और 100 मिनिमम जो होता है वो 60 बीट्स पर मिनट होता है और मैक्सिमम जो होता है 100 बीट्स पर मिनट होता है। पर अगर आप आर्मी के मेडिकल में जाएंगे, अगर आपकी 54-55 तक भी आ रही है तो भी आपको टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया का पॉइंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये बच्चा जो है रनिंग काफी ज्यादा करता है और जो बच्चा एथलीट होता है, रनिंग ज्यादा करता है, उसका जो पल्स रेट होता है वो ऑटोमेटिकली डाउन होता है। तो याद रखिएगा, आपका पल्स रेट 60 से भी डाउन होगा तो भी आपको आर्मी में पास कर दिया जाएगा। बट बीपी बीपी जो है वो डाउन वाला जो बीपी है वो 100/60 से डाउन नहीं होना चाहिए। और जो अप, ठीक है, बीपी दो तरीके से होता है, एक सिस्टोलिक एक डिस्टोलिक, बट आप इस चक्कर में ना फंसे, या ये समझाने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। तो इतना ध्यान रखिए कि जो नीचे वाला बीपी है, लो बीपी जिसे हम बोलते हैं, वो 100/60 से नीचे नहीं होना चाहिए और अप वाला जो है वो 140/90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जैसे हम देख रहे हैं कि इस भाई की जो बीपी है वो 127/65 है, SpO2 नॉर्मल है और पल्स रेट 51 आ रही है। तो 51 पे भी इनको मेडिकल अनफिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये भाई एथलीट है, दौड़ता अच्छा होगा, इसलिए इनकी पल्स रेट कम आ रही है। तो अगर आपकी पल्स रेट इतनी कम आ रही है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, आपको आर्मी के मेडिकल में अनफिट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो स्टार्ट होगा आपका मेडिकल जो आएगा स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले आपकी आई चेक की जाएंगी, ठीक है। तो आई के लिए कोई भी मशीन वगैरह का प्रयोग ऑन ग्राउंड मेडिकल में नहीं किया जाता है मेरे भाइयों, ठीक है। चार्ट होता है, लाइट वाला चार्ट हो सकता है या नॉर्मल चार्ट हो सकता है, एक चार्ट वहां पर लगा दिया जाएगा और 6 मीटर यानी कि 19.8 समथिंग मीटर फुट से आपको जो है चार्ट पड़ा जाएगा। तो जो आप सबसे पहले जो गलती करते हैं, मैं आई में वो बता देता हूं जो गलती आपको नहीं करनी है, कि अगर आपको वहां पे इस तरीके का इक्विपमेंट दिया जाए तो इसे नॉर्मली अपनी आंख के ऊपर ऐसे करके रखना है और आपकी ये वाली आई जो है वो ओपन करके रखनी है। अगर आपका पेपर से या किसी चीज से कवर किया जाता है तो भी आपको अपनी आंख के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। टोटल मिलाकर आपको अपनी आंख दबाकर नहीं रखनी है जिस आंख को आप बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना आप आंख को नॉर्मल रखेंगे तब आप अपनी आंख जब ओपन करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अभी मैं दिखाता हूं कि वहां पर आई साइट किस तरीके से चेक की जाती है, ठीक है दोस्त। पकड़िए इसे यहां से, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे यहां पर, ये प्रॉपर 20 फीट का जो है वो डिस्टेंस है, यानी कि 6 मीटर्स का डिस्टेंस है। और इस तरीके से जो आपको चार्ट मिलेगा, यहां पर लाइट वाला चार्ट हो सकता है आपको लाइट वाला चार्ट मिले और हो सकता है कि बिना लाइट वाला चार्ट आपको वहां पर मिल सकता है। उसके बाद देखिए, ये जो आई साइड है हम जो है प्रॉपर 6/5 तक पढ़ाते हैं, बट आपको 6/6 तक अगर आप पढ़ते हो तो आपकी नॉर्मल आई है। और आर्मी में जो आपको आई साइड चाहिए वो प्रॉपर दोनों आई साइड, राइट और लेफ्ट, 6/6 ही चाहिए। चश्मा अलाउड नहीं है, कोई भी आंख आपकी 6/9 नहीं चलेगी, ठीक है दोस्त। तो पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, वाई यू, ये वाला बी, ठीक है। अभी दूसरी वाली आई अपनी कवर कीजिए ऐसे, फिर से पढ़िए, वाई यू वी एच, तो देखिए दोस्त, हम यहां पर जो है बच्चे को जो आई साइड जो चेक करते हैं वो 6/5 तक पूरा कंप्लीट चेक करते हैं। अगर 6/5 बच्चा अच्छे से पढ़ दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि 6/6 पढ़ देगा। जैसे कि किसी भी कोचिंग से आप कोचिंग करते हो तो सिर्फ आपको वही क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो वहां पर इतनी सारी प्रैक्टिस कराई जाती है कि जिसकी वजह से आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आप उसके लिए रेडी रहें। इसी तरीके से यहां पर जो मेडिकल किया जाता है वो बिल्कुल टॉप एंड तक आपको लेकर जाया जाता है कि इससे ज्यादा हार्ड वहां पर हो ही नहीं सकता। इस तरीके से यहां पर मेडिकल चेक किया जाता है और यही वजह है कि यहां से जो बच्चा मेडिकल फिट होकर जाता है वो अनफिट नहीं हो सकता। तो अभी आपने देखा कि इस भाई का हमने डिस्टेंस विजन चेक किया और ये जो है नीचे तक 6/5 तक पढ़ पा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका 6/6 एकदम ठीक होगा। आई में जो आप गलती करते हैं, मैं एक वो चीज बता देता हूं कि जब आपको सामने से वो पढ़ा रहे होते हैं तो जो लेटर आपको पढ़ना होता है उसके साथ साथ आप आगे पीछे वालों के ऊपर भी ध्यान दे रहे होते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट कौन सा पढ़ाया जा सकता है या नेक्स्ट कौन सा होगा। तो इस चीज के लिए आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो लेटर वो पढ़ा रहा है, जो अल्फाबेट वो पढ़ा रहा है, आपको वो वही पढ़ना है। अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना है, अपना टाइम लेना है 2 से 3 सेकंड का, उसे अच्छे से देखना है। श्योर होने के बाद आप उसको बोलेंगे। आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, ये एच लिखा हुआ है तो पहले आपने बोला एन, फिर बोला नहीं नहीं एच, ऐसे नहीं।
आप एक बार उसे देखिए, अच्छे से देखिए, देखने के बाद एकदम श्योर होकर उसे बोलिए। 2 से 4 सेकंड का टाइम आप ले सकते हैं, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, आप अंदर आ जाइए। तो जैसा भी आपने देखा कि हमने इस भाई का डिस्टेंस विजन चेक किया। डिस्टेंस विजन चेक करने के बाद आपका जो है कलर विजन चेक किया जाएगा। कलर विजन के लिए इस तरीके की बुक होती है, इसे इशारा बुक जो है बोला जाता है। इसमें जो है प्लेट्स होती हैं, ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें प्लेट्स बोला जाता है। और कलर विजन आपका जो फोर्सेज में जो चेक किया जाता है वो सीपी के अकॉर्डिंग किया जाता है, CP1 to CP4 होता है। ठीक है भाई, तो अब हम चेक करेंगे इनका कलर विजन। पढ़िए दोस्त, क्या लिखा हुआ है? 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3, 15, 74, 2, 9, 97, 45, 5, 7, 16, 73। ये लास्ट है सर, इसमें कुछ है नहीं वैसे। ठीक है। ये भी सर इसमें कुछ नहीं है सर। 26, 42, 35, 96। तो इस तरीके के आपके न्यूमेरिकल्स जो है नंबर उसमें लिखे होंगे, ये आपको पढ़ने हैं कंप्लीट। इसके साथ फिर इस तरीके का रास्ता भी होगा, अगर उसे थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो वो इन रास्तों पर आपको उंगली चलवा कर, इस पे जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है उस पर उंगली चलाइए। इस तरीके के कुछ रास्ते उसमें बने होंगे, इसमें जो रास्ता बना हुआ है। और अगर प्रॉपर आप, जैसे इन भाई ने अपनी उंगली चलाई है, अमन ने, इसी तरीके से अगर आप अपनी फिंगर चलाएंगे, श्योर रहेंगे, घबराएंगे नहीं, तो इजीली आप जो है ये सारी चीजें अपनी कंप्लीट कर पाएंगे। कलर विजन का एक एक न्यूमेरिकल आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसके बाद जो आपका चेक होगा, दूरदृष्टि हमने चेक किया, आपका कलर विजन आपका चेक हो गया। उसके बाद जो होता है निकट दृष्टि, मतलब कि नियर विजन भी वो वहां पर चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी पेपर वगैरह या कुछ भी लेकर वो पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपका एक नियर विजन का चार्ट होगा। जैसे मैं आप में दिखा देता हूं कि इसमें लिखा हुआ है हिंदी टेस्ट टाइप। आपको वहां पर N6 N9 ये प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है, तो इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और दोस्तों क्या होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं जो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। अगर आपको हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो न्यूज़पेपर रीडिंग आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्त, पढ़िए। कहते हैं आँख आँख है तो जहाँ है, पर दुर् दुर्भाग्य हम्म। यह है कि ऐसे कम ही लोग हैं जो आँखों से सही देखभाल करते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि इन भाई ने N6 पूरा अच्छे से पढ़ लिया, तो ऑब्वियसली बात है कि N6 अच्छे से पढ़ लिया तो N9 जो है ये इजीली पढ़ लेंगे। N6 N9 में क्या होता है कि N6 में बहुत छोटे लेटर्स होते हैं, उसके बाद N9 में बड़े लेटर्स होते हैं। अगर आप N9 भी अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर की आप रीडिंग कर सकते हैं, जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं उन सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां पर एक चीज़ आपको ध्यान रखने की, अगर आपको कोई बैठने के लिए बोले तो आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है, अपने पैर हमेशा सीधे रखने हैं और इस तरीके से आपको अपने हाथ रखने हैं। वहां पर बैठने का जो पोस्चर होना चाहिए वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी कमर वगैरह जो है वो झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो आई में चेक होगा, आई में चेक होगा टेरिजियम। टेरिजियम का मतलब क्या होता है, हिंदी में आपने सुना होगा नाखूना। उसके बाद आपकी स्क्विंट आइज। स्क्विंट आइज क्या होती है, तिरछी आंखें, बहंगापन जो होता है वो। ठीक है, तीसरी चीज जो होती है वो होती है कन्वर्जेंस डिफेक्ट। कन्वर्जेंस डिफेक्ट किस तरीके से चेक किया जाता है, आपने देखा होगा कि पेन वाला जो चेक किया जाता है, कन्वर्जेंस डिफेक्ट में क्या होता है कि आपकी दोनों आंखें एक साथ नहीं आती हैं, एक आंख इस तरफ या दूसरी तरफ भागने लगती है, उसे बोलते हैं हम कन्वर्जेंस डिफेक्ट। तो मैं आपको दिखाता हूं कि आई किस तरीके से चेक की जाती है। नॉर्मल कोई भी मशीन यूज नहीं होगी, इस तरीके की एक टॉर्च लेंगे वो और इस तरीके से आपकी आंखों को चेक करेंगे। सामने देखिए मेरी तरफ, आंख में कोई भी निशान वगैरह या ज़्यादा लालपन है, कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है तो वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी टॉर्च मारने के बाद क्या होता है कि जो आपकी रेटिना होता है, आंख की जो काली वाली पुतली होती है, वो जब नॉर्मल आई होती है तो वो थोड़ी सी बड़ी होती है और जैसे ही लाइट मारेंगे तो वो हल्की सी सिकुड़ जाती है। इट मीन्स कि वो लाइट के साथ जो है वो काम कर रही है, लाइट के साथ जो है वो अपना रिफ्लेक्शन दिखा रही है। ठीक है, इस भाई को कोई भी टेरिजियम, नाखूना वगैरह या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंख में कोरोनल ओपिसिटी, कोरोनल ओपिसिटी का मतलब क्या होता है कि आंख के ऊपर सफ़ेद धब्बा है या आंख के अंदर कोई भी निशान है। ठीक है, पिंगुकुला आई जो होती है, आपकी जो आंख की पुतली होती है वो फैल जाती है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपकी आंखों में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो कन्वर्जेंस डिफेक्ट जो चेक होता है वो किस तरीके से चेक होता है, इस तरीके का एक पेन होगा, पेन की ये जो निप होती है, नोक होती है, ये आपको देखनी है। पेन की नोक को देखिए, तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस भाई की दोनों आंखें पेन की निप के साथ साथ काम कर रही हैं, है ना, एकदम प्रॉपर। इस तरीके से, जिस तरीके से ये अमन भाई अपनी आंखों को चला रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपको आंखें
प्रॉपर तरीके से चलानी है, और आप अगर इस तरीके से करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कन्वर्जेंस डिफेक्ट में क्या होता है, जब आप ऐसे पेन पास ले जाएंगे तो एक आंख तो इसको देखेगी, दूसरी आंख दूसरी तरफ चली जाएगी। तो इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आज ही पेन लेकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें अपनी आंखों का, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ऑब्वियसली आप किसी अच्छे आंख के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, या फिर हमारे सेंटर पर आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आई का चेकअप होने के बाद अब आते हैं आपके ईएनटी, मतलब नाक कान गले वगैरह चेक करने के, और दांतों के ऊपर जो है वो आते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर बताया कि किसी भी चेकअप में कोई भी मशीन यूज नहीं होगी, एक नॉर्मल टॉर्च से आपका पूरा मेडिकल किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपकी जैसे इस भाई की जो नेजल सेप्टम है वो बिल्कुल नॉर्मल है, नाक की हड्डी कभी भी ऊपर वाली हड्डी वो लोग चेक नहीं करते, हमेशा नीचे जो अंदर जो कार्टिलेज होता है इसे चेक किया जाता है। नेजल सेप्टम जो होती है वो अंदर वाली होती है, इस नाक को वो चेक करेंगे। तो किसी भी तरीके का कोई मांस वगैरह नहीं फूला होना चाहिए आपकी नाक में, और नाक की हड्डी बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपकी नाक वहां पर चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दांत, ठीक है, मुंह खोलिए अपना पूरा पूरा अच्छे से। देखिए जैसे इस भाई ने फिलिंग कराया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि मसाला भराया हुआ है इन्होंने अपने दांतों में। अगर आपको कैविटी की शिकायत है तो आप इस तरीके से मसाला भरवा सकते हैं, और मसाला भरवाने के बाद आपके दांतों में कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप अवॉइड कीजिए कि कैप जो है वो ना लगवाएं, और लगवाएं भी तो एक दो कैप लगवाएं जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कैप ना लगवाएं। आपके वहाँ पे 14 डेंटल पॉइंट्स काउंट होते हैं, 14 डेंटल पॉइंट्स में अगर आपका कोई कैप लगा हुआ है उसका पॉइंट वो काउंट नहीं करेंगे, कट कर देंगे आपके दांतों में से। याद रखिएगा मेरे भाई, दांतों की काउंटिंग अलग होती है, दांत गिनना अलग चीज़ है, पॉइंट गिनना अलग चीज़ है। जो आपके दाढ़ होते हैं उनके 2 पॉइंट होते हैं, उसके आगे जो छोटी दाढ़ होती है उसके 1 पॉइंट होते हैं, फिर इंसीजर कैनाइन आगे वाले जो दांत होते हैं उन सबके 1-1 पॉइंट होते हैं। इस तरीके से डेंटल पॉइंट काउंट किए जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर किसी दांत पे आपका कैप लगा हुआ है तो उसका डेंटल पॉइंट काउंट नहीं किया जाएगा, वो पॉइंट कम हो जाएगा। तो आपको जो मिनिमम पॉइंट चाहिए वो 14 डेंटल पॉइंट चाहिए आपको पास होने के लिए। मुंह खोलिए, ठीक है। जीभ बाहर निकालिए अपनी पूरी, इस तरीके से वो जीभ करे चेक करेंगे। एक फिशर टंग होता है, जीभ में बहुत सारे कट के निशान होते हैं, अगर इस तरीके की जीभ है तो वो नहीं होना चाहिए। अंदर जो बीच में ये खाल लटकी रहती है गले के बीच में, इसे चेक करेंगे, है ना, जिसे यूविला बोला जाता है। ये यूविला जो है डिवाइड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और आपके टॉन्सिल्स चेक करेंगे वो गले में, कि गले में जो टॉन्सिल्स हैं वो फूले हुए तो नहीं। उसके बाद आपके माउथ की ओपनिंग चेक की जाएगी, 4 उंगलियां ऐसे खड़े करके मुंह में डालिए इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मली भाई पूरी अपनी 4 उंगलियां डाल सकता है, तो नहीं, इस 4 उंगलियां जा रही हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपकी 3 उंगलियां भी जा रही हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपकी 3 से कम उंगलियां जा रही है, 3 उंगलियां बहुत टाइट जा रही हैं, तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है मेरे भाई। इस पॉइंट को जो बोला जाता है वो रिस्ट्रिक्टेड माउथ बोला जाता है। रिस्ट्रिक्टेड माउथ में क्या होता है, आपका मुंह पूरा नहीं खुलता है। अगर आप गुटखा वगैरह खाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने दांत वगैरह बिल्कुल साफ करा कर आप जाइएगा। उसके बाद एक पॉइंट होता है जिसे बोलता है लेग्स टीएम जॉइंट। लेग्स टीएम जॉइंट में क्या होता है, वो आपके ये जो जबड़े वाला जो जॉइंट है, मुंह खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, इस तरीके से वो चेक करेगा। और आपके जो जबड़े का जो जॉइंट है वो प्रॉपर वर्क करना चाहिए, उसमें झटका नहीं आना चाहिए, जर्क नहीं आना चाहिए, वो टक टक नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जबड़ा वगैरह चेक कर सकते हैं, दांत वगैरह चेक कर सकते हैं। मैं फिर बता दूं, अगर आपको कैविटी है तो आरसीटी कराएं, आरसीटी कराने के बाद प्रॉपर फिलिंग करा लें, उसी से आप फिट हो जाएंगे। आपको कैप लगवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अवॉइड कीजिए कैप को, जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद वो आपका जो है गर्दन मूव करवा कर देखेंगे कि गर्दन दोनों तरफ अच्छे से मूव हो रही है या नहीं हो रही है, ऊपर नीचे पूरी प्रॉपर मूव होती है या नहीं होती है। इस तरीके से आपका जो है वो नाक कान वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद इस तरीके की एक जो है, इसे ऑटोस्कोप बोलते हैं, हैंड ऑटोस्कोप है ये, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है, इसमें अंदर एक छोटी सी लाइट होती है। इससे आपके जो है कान चेक किए जाएंगे। कान चेक करने से पहले वो टॉर्च मारकर ऐसे देखेंगे कि कान में कोई मैल वगैरह तो नहीं है। अगर आपके कान में मैल हुआ तो वो जो है आपको अनफिट कर देंगे। कान में ज़्यादा मैल नहीं होना चाहिए। टॉर्च से पहले चेक करने की वजह यह है कि अगर आपके कान में ज़्यादा मैल हुआ और इसको कान में डाला गया तो मैल जो है वो खिसक के पीछे पर्दे को डैमेज कर सकता है। उसके बाद इस तरीके की मशीन से आपका जो है कान चेक किया जाएगा। अगर हल्का फुल्का मैल है तो चल जाएगा। इस तरीके से आपका पर्दा चेक किया जाएगा। पर्दे में जो है वाइट स्पॉट नहीं होना चाहिए, जिसे स्क्लेरोसिस पैच बोला जाता है, वो नहीं होना चाहिए।
कान का पर्दा जो है पीछे की तरफ चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। कान के पर्दे में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जो मेरे भाई कान के पर्दे में तेल डाल देते, कान में तेल जो डाल देते हैं सरसों का तेल गर्म करके, वो क्या करता है कि अंदर जाकर पर्दे पर चिपक जाता है और कान के पर्दे को बिल्कुल पीला कर देता है। तो वो क्या होता है, अनहेल्थी टीएम का पॉइंट भी आपको मिल जाता है। तो कान के पर्दे में सफेद धब्बा, कान के पर्दे में छेद, कान का पर्दा पीछे की तरफ चिपका हुआ नहीं होना चाहिए और कान के अंदर मैल नहीं होना चाहिए। देखिए ये एक बहुत खराब चीज होती है कि आप पॉइंट लेकर आए कि आपके कान के जो है अंदर मैल है। तो ये तो हम सभी भाइयों को पता है कि हमें अपने दांत कान वगैरह ये बिल्कुल एकदम साफ करके लेकर वहां पर जाने चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा, आंख चेक हुई, नाक चेक हुई, नाक चेक करने के बाद दांत पूरे चेक हुए, जीभ वगैरह चेक हुई, अंदर गले में जो आपका यूविला जो घंटे टाइप का जो लटका रहता है वो चेक होता है। उसके बाद आपके कान चेक होते हैं, कान में ये सारी चीजें चेक होती हैं। कान के पीछे वो चेक करेंगे कि कहीं कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ है कान के ऊपर, ठीक है। और इस तरीके से आपकी सारी चीजें, प्लस आपके सर में कोई भी बड़ी चोट नहीं होनी चाहिए। 15-20 टांके अगर आए हुए हैं, कहीं पे कहीं कुछ उठा हुआ है या उभरा हुआ भाग है, तो वो सारी चीजें आपके सर में नहीं होनी चाहिए। सर में कभी कोई चोट वगैरह, नहीं। कहीं कोई टांके वगैरह, नहीं। कभी सर में कोई बड़ी चोट आई हो, नहीं। कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, तो ये जो था ये आपका ईएनटी का पार्ट चेक हो गया पूरा। अब इसके बाद वो चेक करेंगे, आपके चेक करेंगे हाथ, कैरी एंगल किस तरीके से चेक किए जाते हैं मैं आपको इधर बता देता हूं। आप इधर आ जाइए सामने, स्ट्रेट खड़ा होना है, सामने देखना है, ठीक है। आपके हाथ जो है वो एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, सीधे खड़े होने हैं। आपको बहुत सारे बच्चों को ड्रॉपिंग शोल्डर का पॉइंट मिल जाता है। ड्रॉपिंग शोल्डर में क्या होता है कि आप अपना कंधा ऐसे करके खड़े हो गए या ऐसे करके खड़े हो गए, ऐसे आपको नहीं खड़े होना है। आपको एकदम स्ट्रेट खड़ा होना है, ठीक है। आपको एकदम सीधे सामने तन कर एकदम खड़े होना है, जैसे कि फौजी खड़ा होता है एकदम इस तरीके से आपको एकदम स्ट्रेट खड़ा होना है। आपको झुककर वहां पर खड़े नहीं होना है, इस तरीके से अपने शोल्डर इस तरीके से डाउन नहीं लेकर आने, आपको एकदम स्ट्रेट अलाइंड होने चाहिए। वो आपके दोनों कंधे चेक करेगा, कहीं से कंधे ऊपर या नीचे तो नहीं है, डाउन तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद पीछे घूम जाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी वो चेक करेगा। तो आपको इस तरीके से सीधे खड़े होना है, रीढ़ की हड्डी ऐसे करके वो चेक करेंगे कहीं से टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी चेक करने का दूसरा तरीका, नीचे झुक जाइए, झुकिए पूरा नीचे, पंजे पकड़िए अपने, इस तरीके से वो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है चेक करेंगे कि पीछे कहीं पे कोई रीढ़ की हड्डी में कोई टेढ़ापन वगैरह तो नहीं है। घूम जाइए मेरी तरफ दोस्त, ऐसे सीधे सामने, ठीक है। उसके बाद हाथ सीधे सामने कीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, मैं एक एक चीज आपको बहुत बारीकी से इस वीडियो में बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आर्मी के मेडिकल में आपको क्या गलतियां नहीं करनी। अब हम क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब भी हम मेडिकल कराते हैं तो अपना शरीर ना एकदम टाइट रखते हैं, ठीक है। जैसे इस भाई ने अभी रखा हुआ है, ये अपने हाथ एकदम टाइट करके खड़ा हुआ है, कंधे उठाकर नहीं, हाथ एकदम लूज छोड़ो, कंधे नीचे करो अपने, एकदम इस तरीके से आपको रिलैक्स करके खड़ा होना है। एक पॉइंट होता है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, उसमें हम क्या करते हैं कि आपकी जो एल्बो है इसे हम ऐसे करके अंदर ले जाते हैं और जब ये अंदर जा रही होती है तो आपको हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो का पॉइंट मिल जाता है। ये पॉइंट कैसे पता चल जाता है कि आप खुद ही ऐसे हाथ टाइट करके कंधे ऊपर उठाकर खड़े हो जाते हो। ये चीज नहीं करनी है, कंधे एकदम नॉर्मल रखने हैं आपको, हाथ सीधे सामने इस तरीके से रखने हैं, ठीक है। हाथ पैरों को वहां पर टाइट नहीं करना है। आपकी उंगलियां जो है स्ट्रेट होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए, और वो बोलेंगे आपको उंगलियां ऐसे खोलने के लिए, ठीक है। फिर आपका जो है हाथ में क्या चेक किया जाएगा, सारी उंगलियों में कोई कट पिट का तो निशान नहीं है, उंगलियां प्रॉपरली आपकी वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, हाथों में पसीना तो नहीं आता है, हाथों में क्यूबिटस वल्गस यानी कि कैरी एंगल, क्यूबिटस वेरस यानी कि सुपरेंटल आर्म। सुपरेंटल आर्म क्या होता है, क्यूबिटस वेरस जिसे बोला जाता है कि कभी आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, हाथ में कभी रॉड वगैरह डल गई हो या प्लास्टर वगैरह डल गई हो, उसकी वजह से आपका हाथ एकदम सीधा हो जाता है, ठीक है। हाथ सीधे होने की वजह से क्या होता है कि आपको क्यूबिटस वेरस का पॉइंट मिल जाता है मेरे भाई। क्यूबिटस वल्गस क्या होता है, कैरी एंगल जो आपने सुना होगा, ठीक है। कैरी एंगल जो है आपका 15 डिग्री तक आर्मी में मान्य किया जाता है, ठीक है। तो कैरी एंगल चेक करने का एक सीधा सा तरीका है, आप अपने दोनों हाथ ऐसे करके रखिए, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस भाई के हाथ जो है बिल्कुल नॉर्मल है। जिसको कैरी एंगल की शिकायत होगी उसकी कोहनी यहां पे टच होने के बाद हाथ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हाथ चला जाए तो कैरी एंगल की शिकायत दिख जाती है हमें इस तरीके से। अब बहुत से भाई बोलते हैं ना कि आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि अगर आपकी दोनों कोहनियां मिल रही हैं तो आपको कैरी एंगल की शिकायत है, 3 उंगलियां डालकर देखेंगे। तो इस तरीके का कोई भी प्रोसीजर वहां पे फॉलो नहीं किया जाता है। देखिए आप देख रहे होंगे इस भाई के हाथ एकदम स्ट्रेट हैं, कोई भी कैरी एंगल की शिकायत नहीं है। आपको हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो में ये नीचे नहीं ले जाना है, इनको हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो हालांकि नहीं है भाई को। तो इस तरीके से आपको हाथ बिल्कुल टाइट नहीं करना, एकदम नॉर्मल, शोल्डर डाउन, एकदम रिलैक्स होकर आपको खड़ा होना है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जो आप बोल रहे थे कि कैरी एंगल, मैं दिखाता हूं इस भाई को कैरी एंगल की कोई भी शिकायत नहीं है। अब इस भाई का हाथ अगर आप नॉर्मली, ये अगर नॉर्मल जैसे मैं बता रहा हूं वैसे खड़ा रहेगा तो हाथ में गैप आ जाएगा। इसने अपने कंधे हल्के से उठाए तो ये देखिए दोनों कोहनियां
मिल गई, तो क्या इस भाई को कैरी एंगल की शिकायत है? नहीं मेरे भाई, ये टोटल ओवरऑल आपके खड़े होने के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप ऐसे भी खड़े हो गए तो वो आपको बोलेगा शोल्डर डाउन, शोल्डर डाउन, वो ऐसे खड़ा कर देगा। तो आपको जो है गैप वगैरह ये सब कोई भी चेक नहीं करता, ये बेवकूफ़ी वाली बातें। कैरी एंगल आपका इस तरीके से चेक किया जाता है। और जो मैंने आपको बताया कि अगर आपका हाथ आपकी बॉडी से जितना ज़्यादा दूर जा रहा है उतना ज़्यादा आपको कैरी एंगल होता है। देखिए इस भाई के दोनों कोहनियाँ मिल रही हैं, बट इसको कैरी एंगल की शिकायत नहीं है। हाथ सीधे सामने कीजिए, अपनी फिंगर्स ओपन कीजिए सारी ऐसे। आपके हाथों में वाइब्रेशन, कंपन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस भाई के हाथ में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है डिजिटल ट्रेमर्स, जो कि बोला जाता है हाथों में कंपन, वो चीज़ आपको नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके हाथ में उंगलियां जब चेक होंगी तो आपको मेलेट फिंगर नहीं होना चाहिए। बहुत भाइयों को क्या होता है, वॉलीबॉल खेलते वक्त या क्रिकेट की बॉल लगने की वजह से उंगली ऐसे करके मुड़ जाती है। अगर आपकी उंगली इस तरीके से मुड़ी हुई है, ठीक है, इस भाई की तो नहीं है, अगर किसी की भी इस तरीके से मुड़ी हुई है या मेलेट फिंगर की आपको शिकायत है तो फिंगर डिफॉर्मिटी या मेलेट फिंगर में आपको पॉइंट मिल सकता है। उसके बाद वो हाथों का पसीना चेक करेगा कि आपको पसीना तो नहीं आता है हाथों में इस तरीके से। तो हाथों में अगर पसीना नहीं आता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाथों में पसीना आता है तो उसे हाइपर हाइड्रोसिस बोला जाता है, हाथों में पसीना आना। इस तरीके की शिकायत आपको नहीं होना चाहिए, इसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे घूम जाइए, कमर के ऊपर हाथ रखिए, सामने देखिए। मैंने हमेशा बताया सामने देखेंगे आप, इस तरीके से खड़े होंगे, रीढ़ की हड्डी एकदम नॉर्मल है, हाथ पैर बिल्कुल नॉर्मल है। कोई कट पिट का निशान, आप हाथों में कट के निशान लगा लेते हो, वो नहीं होना चाहिए। कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। आपके हाथ में इस जगह पर टैटू नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी आपको मैं पूरा प्रूफ दे चुका हूँ, इस भाई के हाथ बिल्कुल सीधे हैं, कैरी एंगल की इसे बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। और देखो दोनों कोहनियाँ मिलती है, क्योंकि ये गलत खड़ा होता है। जैसे ये कंधे नीचे करेगा इसके हाथों में गैप आ जाएगा, कंधे ऊपर करेगा तो कोहनियाँ मिलने लगेंगी। तो कोहनियों का मिलना कभी भी ये प्रूफ नहीं करता कि आपको कैरी एंगल की शिकायत है। इसके बाद ये अपर बॉडी का जो है मेडिकल हो चुका है मेरे भाई। आपको गायनेकोमेस्टिया की शिकायत नहीं होनी चाहिए आर्मी के लिए बिल्कुल भी। आपका चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए, चेस्ट उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, चेस्ट दबा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि पेक्टस कारिनेटम या पेक्टस एक्सक्यूवेटम आपको नहीं होना चाहिए। कोई भी ऑपरेशन वगैरह का अगर निशान होगा तो ऑपरेटेड मार्क से वो आपको पॉइंट जो है दे सकते हैं। हल्की फुल्की चोट का निशान या इस तरीके के स्ट्रेच मार्क्स अगर आपको हैं तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद किसी किसी भाई को क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा निप्पल इस जगह पर होती है, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा निप्पल आपको नहीं होने चाहिए, और चेस्ट का जो शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आप जानते होंगे कि आर्मी में जो आपका चेस्ट मांगा जाता है वो 77 मिनिमम मांगा जाता है और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन मांगा जाता है। तो इस तरीके से आपका अपर बॉडी का पूरा कंप्लीट मेडिकल वो करते हैं। आई होप एक एक चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ। दूसरी चीज़, आपका ये जो स्कैपुला होता है, जो शोल्डर इसकी बोन होती है, जब आप इसे ऐसे करके खड़े हो जाते हैं तो ये हड्डी जो है दिखने लगती है, इसीलिए आपको सीधे खड़े होना है, वरना विंगिंग ऑफ स्कैपुला का भी पॉइंट आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से एकदम स्ट्रेट तनकर आप बिल्कुल खड़े होंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी दिखाएंगे अपनी, ठीक है। गर्दन एकदम सीधे रखेंगे, शोल्डर अप एंड डाउन आप नहीं करेंगे। कोई भी चोट का निशान हल्का फुल्का है तो आपको मेडिकल में अनफिट नहीं किया जाएगा, अनटिल अनलेस वो ऑपरेशन का निशान ना हो, बड़ा निशान ना हो। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अपर बॉडी का मेडिकल कंप्लीट होने के बाद फिर आपके लोअर बॉडी पे आते हैं, लोअर लिम्स में आते हैं, जिसमें आपका क्या क्या चेक किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले नोकनीस किस तरीके से चेक किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको अपने दोनों पैर मिलाकर खड़े होने, आगे से आपके दोनों अंगूठे मिले होने चाहिए, और आपकी ये जो दोनों हड्डियां हैं ये जॉइंट होनी चाहिए। इस तरीके से आपको खड़े होना है। मैं आपको वीडियोस में बहुत बार पहले भी बता चुका हूं कि अगर ये दोनों हड्डियां मिलाने के बाद आपके घुटने हल्के फुल्के टच हो रहे हैं तो आपको नॉकनीस की शिकायत नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो जैसे इस भाई की ये दोनों हड्डियां मिल रही हैं और यहाँ हल्का सा ये घुटना अगर मिल रहा है तो इसको नॉकनीस नहीं बोलेंगे। अब नॉकनीस से बचने के लिए आप क्या करते हो, अपने घुटने पीछे की तरफ, जैसे इस भाई को तो नहीं है, घुटने पीछे खींचना थोड़ा सा दोस्त, ये तो नहीं पूरा खींच पा रहे, हम क्या करते हैं घुटने पीछे की तरफ खींचकर खड़े हो जाते हैं, तो हमें जीआर जेनु रेकुरवेटम का पॉइंट मिल जाता है। जेनु रेकुरवेटम भी किस तरीके से चेक करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो नॉकनीज इस तरीके से आपको नॉर्मल खड़े होना है, अपने दोनों अंगूठे और दोनों नीचे की हड्डियां, ये दोनों हड्डियां आपकी मिली हुई होनी चाहिए, वहां पे घुटने एकदम सीधे होने चाहिए। अगर किसी भाई को नॉकनीज की शिकायत होती है तो वहां पर किस तरीके से चेक करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। नीचे बैठ जाइए भाई, बैठो पूरा नीचे, बैठ जाओ नीचे, डाउन बैठो, एकदम फुल डाउन बैठ जाओ, फर्श पर बैठ जाओ, फर्श पर पैर सीधे सामने कीजिए, लेट जाइए पूरा।
दोनों पंजे अपने मिलाइए। तो उस जब वो आपको चेक करेंगे तो इस तरीके से चेक करेंगे, और आपके दोनों ये पंजे जो हैं पूरे मिलने चाहिए और ये हड्डी मिली होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आपके यहाँ पर घुटने मिल रहे हैं तो आपको नौकनीस का पॉइंट नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। नौकनीस का पॉइंट इस तरीके से चेक करते हैं, वो लिटाकर यही चेक कर रहे होते हैं कि आपकी हड्डियां, अगर घुटने मिलने के बाद आपके इन दोनों हड्डियों में गैप आ रहा होता है इस तरीके से, तो आपको नौकनीस की शिकायत है। बट अगर इस तरीके से आपकी दोनों हड्डियां मिल जा रही हैं, दोनों यहां पे घुटने मिल जा रहे हैं, आपको नौकनीस की शिकायत नहीं है, हल्का फुल्का गैप भी आ रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं होने वाली है। तो बच्चों इस चीज से दूर रहो, इस वहम से दूर रहो कि घुटने मिलना नौकनीस होता है। नौकनीस हमेशा यहां से चेक किया जाता है। उसके बाद जो बच्चे अपने पैर पीछे की तरफ करके खड़े हो जाते हैं, जैसे जेनु रेक्रोविटम का पॉइंट बोला जाता है, उसे किस तरीके से चेक किया जाता है, यहां से आपके घुटने पकड़ेंगे और ऐसे आपका पैर उठाकर देखेंगे। इस भाई को तो जेनु रेक्रोविटम की शिकायत नहीं है, नहीं किसी किसी का क्या होता है पैर ऐसे करके पूरा उठ जाता है ऊपर तक, तो उसे जेनु रेक्रोविटम कहते हैं। और अगर आपको जेनु रेक्रोविटम का पॉइंट मिल गया तो बहुत मुश्किल है आपका पास होना। उसके बाद वो पैरों की सारी उंगलियां वगैरह, अंगूठे वगैरह चेक करेगा। अंगूठे किसी किसी का आपने देखा होगा, जैसे हलगस वलगस बोला जाता है, अंगूठे यहां से मिल जाते हैं बट यहां से ऐसे करके दूर रहते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, तो उसे बोला जाता है हलगस वलगस का पॉइंट। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा अपने अंगूठे ऐसे मिलाकर दिखाने हैं, ठीक है। उंगलियां एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ब्रैकीमेटाटार्सिया का पॉइंट एक होता है, उसमें क्या होता है कि आपकी ये जो दोनों उंगलियां होती हैं ये एक बराबर होती हैं, छोटी होती हैं। इस तरीके की अगर शिकायत है तो आपको मेडिकल अनफिट किया कर दिया जाएगा। पैर को वो पूरा चेक करेंगे कि सारी चीज़ें एकदम ठीक से हैं या नहीं, कोई चोट का निशान, कोई ऑपरेशन का निशान, की कभी कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं कराई हुई है उन्होंने, ठीक है दोस्त। खड़े हो जाइए, अपने दोनों पैर सीधे कीजिए ना, पैर सीधे कीजिए, दोनों पंजे पकड़िए अपने पैरों के इस तरीके से, ठीक है। खड़े हो जाइए। उसके बाद फिर वो चेक करेगा आपका वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन किस तरीके से चेक किया जाता है, अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए, जंप कीजिए अपने पंजों के ऊपर, जंप कीजिए, जंप कीजिए, कूदिए अच्छे से। इस तरीके से वो आपको कुदाकर देखेंगे, कम से कम 50 से 60 बार वो आपको जंप कराएंगे। जंप कराने के बाद वो चेक करेंगे कि कहीं पे कोई नस तो नहीं उभर कर आ रही है। तो वेरिकोज वेन का मैं आपको बता दूं दोस्त, वेरिकोज वेन जो होती है वो बिना जंप किए भी चेक की जा सकती है। जिसको बहुत ज़्यादा वेरिकोज वेन होगी वो नॉर्मली भी दिख जाती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको जंप के बाद ही दिखेगी। रनिंग के बाद जो नस दिखते हैं, आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हो, नस दिखते हैं, तो उसके बाद जरूरी नहीं कि हर दिखने वाली नस जो है वो वेरिकोज वेन है। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। और ऊंचा जंप कीजिए दोस्त, ठीक है। अब उसके बाद वो आपको पंजों पर खड़ा करेगा, अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए इस तरीके से, और फिर वो ऐसे पीछे टॉर्च मार कर देखेगा कि कहीं पे कोई नस वगैरह तो नहीं उभरी हुई है, ठीक है। घूम जाइए मेरी तरफ, फिर से अपने पंजों के ऊपर चेक, ठीक है, नॉर्मल। इस तरीके से वेरिकोज वेन चेक करेगा। अगर आपकी कोई नस ज़्यादा फूली हुई है, घूमी हुई है, गुच्छा बना रही है, तो आपको वेरिकोज वेन का जो है पॉइंट मिलेगा। उसके बाद फ्लैट फीट, अपना पैर ऐसे करके ऊपर रखिए, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं इस भाई का पूरा कर्व बन रहा है, तो इसको फ्लैट फीट की शिकायत नहीं है। जिसको फ्लैट फीट की शिकायत होगी उसका पंजा एकदम सीधा होगा। दूसरा पैर दिखाइए इस तरीके से। तो जैसे आप देख रहे हैं इनका कर्व बन रहा है, तो इनको फ्लैट फीट की शिकायत नहीं है। बट हाँ, फ्लैट फीट में एक और, मतलब फीट में एक और पॉइंट होता है, जैसे बोला जाता है पिस कैविस, ठीक है, या हाई आर्क फुट। उसमें क्या होता है कि जब वो आपका ये चेक करेगा, ये वाला जो गैप चेक करेगा, उनका यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसे पिस कैविस बोला जाता है या हाई आर्क फुट भी बोला जाता है, उसमें भी पॉइंट मिलता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। पैर नीचे कीजिए दोस्त अपने, ठीक है। पैरों की वो उंगलियां वगैरह पूरी अच्छे से जांचेंगे, कहीं से कोई कटी पिटी हुई तो नहीं है, कहीं पे कोई शिकायत तो नहीं है इस तरीके की। ठीक है। तो आपने है देखा होगा कि नॉकनीज, आपको नॉकनीज और वेरिकोज वेन पैर में ये बता देते हैं, बट उसके अलावा भी एक पॉइंट जो है आर्मी में चेक किया जाता है, जिसे FFD नीज बोला जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें अच्छे से आपको बता सकूं, और वहां पर आप मेडिकल के लिए गलती ना करें। इस चीज को आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाइयों, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी हेल्प हो पाए, ताकि अमन भाई ने जो हेल्प हमारी की है, आप लोगों की है, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। तो उसके बाद जो है FFD नीज में आपको बता देता हूं क्या होता है। नीचे बैठिए दोस्त, पूरा नीचे बैठ जाइए, पैर सीधे करके, पैर सीधे करके। FFD नीज में आपके ये जो घुटने हैं, ठीक है, जैसे इस भाई के तो पूरे टच हो रहे हैं, ये घुटना पूरा टच होना चाहिए जमीन पे। अगर आपका घुटना टच नहीं है और ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो FFD यानी कि फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी इन नीज, उसमें क्या होगा कि आपका घुटना ऊपर की तरफ उठा होगा, यहां पर गैप बना रहा होगा, तो आपको अपना पैर पूरा जमीन से टिकाकर रखना है,
ठीक है, आपके घुटने ऊपर नहीं उठने चाहिए। देखिए दोस्त, एक सीधी सिंपल सी चीज़ है कि आप जहां पर मेडिकल कराने के लिए जा रहे हैं वो मेडिकल ऑफिसर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है आपसे, तो आप ये सोचे कि मैं कोई ट्रिक अपनाकर उसे बेवकूफ़ बना दूंगा, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, गलतियां इंसान से होती हैं, हो सकता है कि कोई पॉइंट उनसे गलती से छूट जाए, आपका ना देख पाए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पर मेरे भाई, वहां पर जो मेडिकल कर रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं होते हैं कि आप ट्रिक्स अपनाओगे तो वो जान नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिए, अपने कोई भी पैर हाथ बिल्कुल टाइट करके और कस के आपको नहीं खड़े होना है। आप मेडिकल के टाइम पे जितना ज्यादा नॉर्मल रहेंगे उतना अच्छे से आपका मेडिकल वहां पर होगा और उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आप मेडिकल में पास हो पाओगे। आप हाथ पैर टाइट करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं पे या तो आप हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो में पॉइंट ले आओगे, या जेनुरे कुर्वेटम में पॉइंट ले आओगे, या हाथ पैर टाइट करने की वजह से कि कोई ऐसी डिफॉर्मिटी के पैर नहीं चल रहे हैं, या नी मूवमेंट पूरा प्रॉपर नहीं है, इस तरीके से वो देखें। फिर वो आपको पैर पैर फोल्ड कीजिए अपने घुटने, हाँ नीचे बैठे रहिए, घुटने फोल्ड कीजिए, अपने पूरे घुटने फोल्ड कीजिए। इस तरीके से चेक करके देखेंगे कि घुटनों में मूवमेंट है कि नहीं। खड़े हो जाइए, ऐसे अपने दोनों पैर मिलाकर रखिए, ऐसे हाथ ऊपर कीजिए, नीचे बैठ जाइए, पूरा नीचे। नीचे बैठते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपके जो थाइज हैं आपके काफ्स को टच करने चाहिए, इनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। ये भाई जो बैठा है प्रॉपर तरीके से बैठा है। बस आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको अपनी कमर स्ट्रेट रखनी है और सामने देखना है, इस तरीके से आपको बैठना है। वहां पर आपके काफ और आपके थाई के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ऐसे सीधे करके आपको बैठना है। बाकी कोई भी आपको ऐसे करके धक्का देने वाला नहीं है, कोई भी ढकेलने वाला नहीं है, इस तरीके से नहीं है। अगर आप इस तरीके से प्रॉपर बैठ गए तो आपको मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्त, खड़े हो जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मेडिकल के पॉइंट्स चेक किए जाते हैं। इसके बाद आपके जो है प्राइवेट पार्ट्स चेक किए जाएंगे। प्राइवेट पार्ट्स में मैं आपको बता दूं कि आपके जो पीनिस है उसमें आपका हाइड्रोसिल यानी कि अंडकोश में अगर पानी भरा हुआ है, दूसरा आपका वेरिकोसिल यानी कि आपके अंडकोश में अगर नसों का गुच्छा है, तीसरा आपका फाइमोसिस जो आपका पीनिस है वो पूरा प्रॉपर ओपन होता है या नहीं होता है, उसके बाद आपका डबल यूरेथल म्यूटस, आपका जो पीनिस का जो आगे का यूरिन वाला जो छेद है उसे ओपन करवा कर चेक करेंगे कि उसमें कहीं जुड़ा हुआ तो नहीं है, इस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आपका हाइपोस्पेडियसिस जो सूसू का छेद है वो बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए, अगर नीचे है तो आपको वो अनफिट कर देगा। हाँ, बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर क्या पेनिस के साइज से कोई फर्क पड़ता है, तो पेनिस के साइज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, फाइमोसिस चेक होगा, प्रॉपर ओपनिंग खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, वेरिकोसिल चेक होगा, नसों का गुच्छा, हाइड्रोसिल चेक होगा, पानी तो नहीं भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाइपोस्पेडियसिस जो छेद है वो नीचे की तरफ तो नहीं है, बिफिड यूरेथल म्यूटस डिवाइड तो नहीं है बीच में से, छेद ओपन करके वो देखेंगे आपका। तीसरा अंडकोश में जो वो आपका चेक करेंगे कि जो आपके टेस्टिस जो हैं, ठीक है, अंडकोश जो है वो छोटे बड़े तो नहीं है, घुल तो नहीं गया है या गायब तो नहीं है। अगर एक अंडकोश है आपको सिंगल टेस्टिस होगा तो भी वो आपको अनफिट कर देंगे। अगर साइज में डिफरेंस होगा बहुत ज्यादा, दोनों अंडकोशों के बीच में साइज में अगर डिफरेंस होगा तो भी वो आपको अनफिट कर देंगे। उसके बाद वो पीछे से चेक करेंगे, पीछे से आपका पाइल्स यानी कि बवासीर चेक करेंगे, फिशर वो चेक करेंगे, फित्सुला वो चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद पाइलोनिडल साइनस जहां से आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल जॉइंट होती है उस जगह पर एक छेद हो जाता है बहुत सारे बच्चों को, जिसे पाइलोनिडल साइनस बोला जाता है, वो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, किसी तरीके की कोई खुजली वगैरह की शिकायत आगे या पीछे तो आपको एक्जिमा वगैरह की शिकायत तो नहीं है। इतने सारे पॉइंट्स सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स में ही चेक हो जाते हैं। आप ये मत सोच के जाइएगा सिर्फ हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल ही चेक होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो प्राइवेट पार्ट्स में चेक होते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे कि फाइमोसिस, हाइपोस्पेडियसिस, बिफिड यूरेथल म्यूटस, अनडिसेंडेंट टेस्टिस के बाद आपका हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, फाइमोसिस, स्पेडियसिस, बिफिड यूरेथल म्यूटस ये चेक हो जाएगा आपका, अनडिसेंडेंट टेस्टिस चेक हो जाएगा, बवासीर चेक होगा, पाइलोनिडल साइनस चेक होगा, फिशर चेक होगा, फिट्सुला चेक होगा। ये 10 चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से जो है चेक की जाएंगी। प्राइवेट पार्ट्स का वीडियो में नहीं बनाकर डाल पाऊंगा, बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से उस चीज़ के लिए, बट मैंने सारे पॉइंट्स आपको जो है काउंट करा दिए। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप एसएस चाहर प्री मेडिकल सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डेमो था आप सभी के लिए, जो जिस तरीके से यहाँ पर आपका जो है मेडिकल किया जाता है, इसी तरीके से मेडिकल यहाँ पर किया जाता है भाई एसएस चाहर पर, जो अभी आपने देखा इसी तरीके से आपका कंप्लीट मेडिकल यहाँ पर किया जाता है। और बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर मेडिकल करा के जाए उसके बाद अनफिट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें चेक होंगी। अगर कोई भी बच्चा अपना मेडिकल कराना चाहता है तो एसएस चाहर प्री मेडिकल सेंटर पर विजिट कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अमन भाई को एक बार थैंक यू ज़रूर बोलेगा। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद।